हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो अभी हम लोग करने वाले हैं एपीएससी मेंस 2023 का जीएस पेपर 3 का एनालिसिस। जीएस पेपर 3 का आधा एनालिसिस हो चुका है। जो इन्वायरमेंट डिजास्टर वाले क्वेश्चन है वो राज सर और सौरभ सौरभ सर ने एनालिसिस करके आपको दे दिया है। हम लोग जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग अभी एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द पेपर। कैसे एनालाइज करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है अभी राज सर ने एनालाइज कर लिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, जिसको मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया है। और इस स्कीम को हम लोग भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें हम गर्ल्स को 25% का स्कॉलरशिप देते हैं। तो खैर ये तो कवर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन इज कवर्ड। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंडियन रेलवे इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यही स्टेटमेंट तो मैंने आपको बताया है। लाइफ लाइन कैसे है इंडियन रेलवे? पैसेंजर्स को कैरी करने में लाइफ लाइन है। ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बात करें गुड्स का, उसके लिए भी क्या है? लाइफ लाइन है। गुड्स के अलावा जो भी मिनरल है, कोयला है, उसको ले जाने के लिए भी लाइफ लाइन है ना। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर रेलवे नेटवर्क हम अपने आप को बोलते हैं, ठीक है, पैसेंजर कैरी करने को लेके, तो लाइफ लाइन की वजह से ही हम लोग बोल पाते हैं। तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट, first part is 50%, second 50% is discuss the statement in the context of 3 railway corridor announced in the union interim budget 2024। तो interim budget 2024 फर्स्ट फरवरी 2024 को आया था। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं हमारी, उन्होंने 3 रेलवे कॉरिडोर अनाउंस किए थे, जिसमें एक रेलवे कॉरिडोर आपका मिनरल्स के लिए है, मिनरल्स, एनर्जी, सीमेंट, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए होगा। दूसरा रेलवे कॉरिडोर जो होगा वो आपको फोकस्ड होगा जो भी पोर्ट्स हैं, अपने पोर्ट्स को कनेक्ट करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी बूस्ट मिलता है उससे। और तीसरा जो है हाई इंटेंसिटी, जहां पे भीड़ है ना, उसको मैनेज करने के लिए, जहां ट्रैफिक ज्यादा है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये आप उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। सेकेंड हाफ बस आपको पता होना चाहिए, नहीं होता तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही आप कुछ इसमें आंसर करे होते। थर्ड इज, फर्स्ट पार्ट इज जेनरिक, सेकंड पार्ट इज फैक्चुअल। यू शुड बी नोइंग दैट, तभी आप आंसर कर पाते। फोर्थ, कमेंट ऑन द बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। डिजिटल इकोनॉमी का बेनिफिट, डिजिटल इकोनॉमी का चैलेंज, है ना। दो पार्ट आपको कर देना है, बेनिफिट वाइज चीजें आपको लिख देनी है, और थर्ड पार्ट में वे फॉरवर्ड जरूर लिखना है। चैलेंज के बाद अगर आप वे फॉरवर्ड नहीं लिखते हो तो फिर कोई खास फायदा नहीं होता है ना, उसमें मार्क्स कट जाते हैं। बेनिफिट बताते जाओ डिजिटल इकोनॉमी से क्या क्या होता है। ब्लैक इकोनॉमी जो डी रूट होता है वो भी, यूपीआई वगैरह के बेनिफिट दिखाते जाओ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दिखाते जाओ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में बात करते जाओ। ठीक है, जो भी टारगेटिंग है, टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स है, वहां बात करते जाओ। ठीक है, लोन वगैरह, क्रेडिट वगैरह मिलना, यहाँ बात करते जाओ। जैम ट्रिनिटी जो हमने पढ़ाया है, जनधन आधार मोबाइल, जो मैंने क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया है, वो सारा चीज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर सकते थे, है ना। चैलेंजेस में डिजिटल डिवाइड हो जाएगा, डेटा सेफ्टी हो जाएगा, फ्रॉड्स वगैरह चीजें हो जाएंगी, है ना। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पेनिट्रेशन नहीं होना, खासकर जो हिंटरलैंड्स हैं, है ना, अरुणाचल की बात करें या फिर वैसे जगहों की बात करें, उनके लिए आप यहाँ पे चैलेंजेस लिख सकते थे। और लास्ट में आप वे फॉरवर्ड लिखोगे कि उन चैलेंजेस को हम कैसे दूर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे। भारत नेट प्रोजेक्ट जैसे हम चला रहे हैं, पीएम वानी प्रोजेक्ट जैसे चल रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट्स इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही तो चल रहे हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब इसको मैंने दो दो बार कम से कम पिछले जून जुलाई में ही मैंने प्री सिक्योर में कवर किया है। प्रीलिम्स की जो वीडियोस आते हैं वहां पे कवर किया है। बट सूर्य घर मुफ्त बिजली, नाम से ही आप समझ सकते हो, सूर्य घर, घर के ऊपर आपने क्या लगा दिया? सोलर लगा दिया। और उसके बाद से मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली कितना मिल रहा है? 300 यूनिट हाउस होल्ड्स को मिलेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे मोर देन 75,000 करोड़ खर्चा करने वाली है। इस स्कीम का ये फीचर है, और हर हाउस होल्ड को जो इससे बेनिफिट लेंगे उनको 300 यूनिट तक का फ्री बेनिफिट हर मंथ, फ्री यूनिट बेनिफिट हर मंथ मिल पाएगा। ठीक है, तो ये इस स्कीम का खास सिग्निफिकेंस हो गया। अब इससे कैसे इकोनॉमी को फायदा मिलेगा? ऑब्वियसली आपके पैसे बच रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर घर में आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप कर पा रहे हो, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लाइमेट मिटिगेशन, ऑब्वियस बात है ना। जो पावर सोर्सेज हमारे, कोल वाले पावर सोर्सेज, थर्मल पावर प्लांट, उन पे हमारा डिपेंडेंस जो है वो काफी हैवी है। 50% से भी ज्यादा है, वो क्या कर पाएंगे? हम कम कर पाएंगे। तो ये सारा चीज यहाँ पे कर सकते हो। साथ में जो हमारा
पंचामृत अभियान है, पंचामृत के तहत हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री बनना है, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। ये सारा चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड द क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक। आसान है, इन कंटेक्स्ट ऑफ आसाम, आसाम के कंटेक्स्ट में भी बोलो, ऑल इंडिया कंटेक्स्ट में भी बोलो, एक दो डेटा आप आसाम के कंटेक्स्ट में दे दो, बाकी ये ऑल इंडिया किसी भी स्टेट के कंटेक्स्ट में इसका आंसर क्या होता, सेम ही होता। जैसे क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है ना, कई बार मैंने ही क्लासेस में और आपके बाकी जो भी होता है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, उसमें भी बफर स्टॉक के बारे में काफी बताया है कि जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद कई बार जो फार्मर्स हैं उनको सेम वैल्यू जो है, जितना वैल्यू वो डिजर्व करते हैं उस फूड ग्रेन को लेके, उतना वैल्यू मार्केट पे नहीं मिल पाता है ना, तो वो डिस्ट्रेस में आ जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 1.5 टाइम्स दे के पैसा उनको, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, उसको प्रोक्योर करती है। तो प्रोक्योर मतलब खरीदना, खरीद के गवर्नमेंट क्या करती है, स्टोर करती है। तो स्टोर करेगी तो क्या बनेगा, बफर स्टॉक बनेगा, है ना। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट कितना देती है, 1.5, और प्रोक्योर करती है। तो यही तीनों चीजें आपको यहाँ पे बताना है ना। इससे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, फार्मर्स को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, प्राइसेस राइज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, फॉल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, और साथ में क्या होता है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक से क्या होता है, फूड सिक्योरिटी आता है। इसमें डायरेक्टली मैंने जब क्लास में पढ़ाया था, है ना, डायरेक्टली मैंने बताया था 94,000 करोड़ का अशोक दलवाई कमेटी बोलती है कि फूड का वेस्टेज हर साल होता है। डायरेक्टली ये मैंने लिखवाया हुआ है आपकी मेंस क्रैश कोर्स जो भी क्लासेस हैं वहां पे लिखवाया हुआ है, और साथ में अभी डेली करंट अफेयर्स में भी 2 वीक पहले मैंने इस पे टॉपिक कराया हुआ है, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। डिजास्टर अफेक्ट गर्ल्स, ये तो आपने कर ही लिया है। प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन, ये भी आपने कर लिया है। डिजिटल ट्विन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई रेस्पेक्ट एपीएससी सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, साइंस एंड टेक जिसको हम बोलते हैं। डिजिटल ट्विन क्या है, जैसे मान लो कोई एक रियल वर्ल्ड जो चीज एग्जिस्ट करता है उसका एक वर्चुअल वर्ल्ड, एक डिजिटल वर्ल्ड में उसका सिमुलेशन तैयार कर लेना, जो रियल वर्ल्ड को बिल्कुल वैसे ही मिमिक करे। कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई अप्लायंस है, वैसा ही आपने एक वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ वैसा बना लिया, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजिटल ट्विन। ट्विन क्या होता है, जुड़वा भाई, जुड़वा बहन, है ना। तो उसी का रियल वर्ल्ड का कुछ भी अप्लायंस का आपने डिजिटली क्या बना लिया, एक प्रोटोटाइप बना लिया है, फिर उसको सिमुलेट करके आप देखते हो कि रियल वाली चीजें कितना सही काम करेंगी, कब तक काम करेंगी, जो भी उसमें लूप होल्स हैं उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। एआई वगैरह का भी यूज इसमें आता है, रोबोटिक्स का यूज आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज आता है, वो सब कुछ मिला जुला के आप यहाँ आंसर कर सकते थे, ठीक है। डिजिटल द संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको आप वहां से डिस्कस कर सकते थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद से 10th ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एनवायरनमेंट का है, जो आपने कर लिया है। ये सेमीकंडक्टर असेंबली, तो ये बहुत बार क्लास में कराया गया है, इस पे क्वेश्चंस भी क्रैश कोर्स वगैरह में दिए गए हैं, ये भी कर लिया है। निफ्टी सेंसेक्स आपको बताया है ना, ये इंडेक्सेस होते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, बैंक में रख दो। बैंक में रख दो, आपको बैंक क्या देगी, इंटरेस्ट दे सकती है सेविंग अकाउंट पे, है ना। सेविंग अकाउंट के अलावा अगर एफडी करोगे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बट जितना ऐड देखते हो म्यूचुअल फंड सही है, उसमें आपको रिटर्न और ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। हम मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से रिस्क भी होता है, कोविड वगैरह या किसी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट करे, बट लॉन्ग टर्म पे उस पर रिटर्न जो होते हैं, इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और म्यूचुअल फंड से आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको लालच होगा थोड़ा कि मैं सेव करूं, वो पैसा आपका इसी कंट्री में इन्वेस्ट होगा तो और ज्यादा कैपिटल क्रिएट करेगा, है ना। तो ये है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहा, आपने सोचा कि रिलायंस का एक शेयर खरीद लेते हैं, वहां पे आपके जो भी सेविंग है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस के रिलायंस में इन्वेस्ट कर देते हैं। व्हाट इफ रिलायंस का कुछ खराबी आ गया अगले दिन, है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, या अडानी ग्रुप में लगाया आपने, अडानी में कुछ करप्शन स्कैंडल निकल गया, या किसी भी कंपनी में फॉर एग्जांपल, फिर वैसे तो वो कंपनी का वैल्यूएशन गिर जाएगा, आपने जो 1 लाख रुपए लगाए हैं अपनी हार्ड अर्न मनी वाला, वो क्या हो जाएगा, उसके डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ एक कंपनी में लगाना रिस्की है, 2 कंपनी में लगाना भी रिस्की है। तो आपका जो भी 1 लाख रुपया है, या जितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर वो थोड़ा थोड़ा ऐसी 30, 40, 50 बड़ी कंपनीज में लग जाए जो स्टेबल कंपनीज हैं, है ना, तो उसमें से 1-2 कंपनी खराब भी जा रही होंगी, तो बाकी कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही होंगी। तो ओवरऑल जो होगा वो आपका परफॉर्मेंस, आपका इन्वेस्टमेंट जो है सिक्योर ही रहेगा और अच्छा कर रहा होगा। उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड।
और उसी के बेस दो इंडेक्स बने हैं, निफ्टी 50 है ना, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली के लिए है, और सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 30 कंपनीज एक साथ उनके पूल में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो 30 कंपनीज में जाएगा परसेंटेज वाइज, निफ्टी में इन्वेस्ट करोगे तो 50 कंपनीज में जाएगा परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज जाने से आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और रिटर्न अच्छे आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आप आंसर कर सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ आसाम ब्रिजेज वाला क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया है। प्रोजेक्ट चीता तो मैंने अभी 1 जुलाई के अराउंड भी मैंने डीसीए में कराया है, अच्छे से कराया है, आपने कर लिया होगा। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन वाला भी कर लिया आपने। ये क्वेश्चन है 2024 का ही स्कीम है, नाम ही दे दिया है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन 2024, हाउ विल इट इनहेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन नॉर्थ ईस्ट। तो ऑब्वियसली ये भी स्कीम है, मोर देन 10,000 करोड़ यहाँ भी गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, और नॉर्थ ईस्ट को एज ए इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने की बात है, जिसमें कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस किया जाएगा, ईवीज वगैरह पे फोकस किया जाएगा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ऑब्वियसली किसी भी कोई भी अगर इंडस्ट्री लग रहा है, स्किल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, मनी मल्टीप्लाई होगा, ये सारा चीज जो है जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो यहाँ पे लिख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट का आप मैप भी बना सकते हो, है ना, जागी रोड सेमीकंडक्टर वाला भी यहाँ पे आप बना सकते हो, उसका भी मेंशन कर सकते हो। ट्रेडिशनल नॉलेज मैंने आपको अच्छे से कराया था, बट ये तो कवर करा ही लिया है ना क्लास में, जब मैं बात करता था टर्मरिक की, कि टर्मरिक को कैसे उन लोगों ने पेटेंट करा लिया, यूएस वालों ने बासमती राइस को भी करा लिया, तो ये ऑब्वियसली आप कर चुके हो, राज सर ने करा लिया होगा। फिर बात करते हैं 70 आवर वर्क वीक मे ऑफर टेम्पररी बर्स्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी बट एट द एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉइज वेल बीइंग, लॉन्ग टर्म आउटपुट एंड ओवरऑल सोशल हैप्पीनेस। ये मैंने एथिक्स में पढ़ा है, याद आ रहा है? 70 आवर वर्क वीक पढ़ा है एथिक्स में, याद आया है ना, जहां पे जो हमारे वन ऑफ द मतलब रेस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनका कहना है कि 70 आवर्स लोगों को, यूथ्स को स्पेशली, पूरे वीक में काम करना चाहिए। 70 आवर की बात करें तो एक दिन में 10 घंटे, अगर आप 7 दिन काम करते हो तो इफ यू वांट लीव ऑन संडे तो सोच लो ऑलमोस्ट 11 आवर्स से ज्यादा पर डे। अगर आपको 2 दिन लीव चाहिए तो 14 आवर्स पर डे काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ चाहिए तो 14 आवर्स पर डे। इतना तो मैं पढ़ने के लिए भी नहीं बोलता जब एग्जाम बहुत क्लोज रहता है ना। और उस पढ़ना कब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कब पढ़ना है, वो भी 6 महीने 1 साल पढ़ना है आपको, उतना तब भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। तो आपको 5 साल 10 साल जब आपका यूथ एज है उतना काम करना, क्या करना चाहिए वही है कि ऑब्वियसली टेम्पररी बर्स्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी तो मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है ना। आपका इमोशनल वेलबींग, आपका मेंटल वेलबींग, आपका फिजिकल वेलबींग बहुत इस पर डिपेंड करता है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कल डिस्कस किया जीएस पेपर 2 वाला, उसमें ओबेसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए है ना, ओबेसिटी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें सॉरी ऐसे वाले क्वेश्चन में ओबेसिटी पे हमने डिस्कस किया, इससे ओबेसिटी बढ़ेगा, और ये सारा चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ग्लोबल जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इंडिया, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन है तो बोथ वे लिखना है, प्रोडक्टिविटी के बारे में भी लिखना है और जो हमारा निगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा उसके बारे में भी लिखना है। और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन में ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है कि नहीं 70 आवर्स वर्क भी खराब है तो नहीं करते, नहीं, आपको एक बेटर सॉल्यूशन दे के जाना है कंक्लूजन में। यही ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है। आप क्या सॉल्यूशन पुट अप करते हो? नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस, ये तो सर ने करा ही दिया है। लास्ट क्वेश्चन आईआर से है, जीएस पेपर 3 में आया है। ऐसे क्वेश्चन मिक्स एंड मैच होते रहते हैं, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी आप पढ़ते हो इट्स नॉट कंपार्टमेंटलाइज, सब कुछ पूरा नॉलेज क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ विश्वमित्र, विश्वमित्र है ना। अभी जो श्री एस जयशंकर का बुक आया था, जो आप मुझे जो इंस्टा में फॉलो करते होगे देखा भी होगा, मैं जनवरी में ही वो बुक पढ़ रहा था, यूपीएससी ने भी उस पर क्वेश्चन पूछा। उसी बुक के अंदर श्री एस जयशंकर ने मेंशन किया है कि इंडिया जो है विश्व का मित्र है ना, सबका फ्रेंड है। विश्व मित्र कैसे है आप मेंशन करो, है ना। डिजास्टर्स में सबकी हेल्प करना, ऑपरेशन जो भी नेबरहुड फर्स्ट, सागर, सारे इनिशिएटिव यहाँ पे मेंशन आप कर सकते थे। विश्व का गुरु है टीचर, हम नॉलेज कैसे देते हैं विश्व को, है ना। जैसे कि पंचशील हमने विश्व को बताया कि पंचशील कर सकते हैं। नैम जो भी हमारा लीडरशिप इनिशिएटिव है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह, सीडीआरआई, ये विश्व गुरु में हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जहां हम वर्ल्ड को लीडरशिप देते हैं। यहाँ पे विश्व मित्र जहां हम सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं, और विश्व वैद्य जहां हम पे विश्व के हेल्थ पे काम करते हैं। कोविड वैक्सीन
जो हमने इतने विश्व को बांटा, 101 नेशन को जो वैक्सीन दिया, वो बोल सकते हैं आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग कैन बी गिवन। ठीक है, तो आसान है। आई थिंक आपने अच्छा पेपर किया होगा। ठीक, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, जीएस पेपर 4 एंड जीएस पेपर 5। थैंक यू, जय हिंद।